दोस्तों 1990 के दशक में जब इंटरनेट पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा रहा था तो अमेरिका में बैठा एक नौजवान जिसका नाम एडवर्ड स्नोडेन था, वह भी इंटरनेट का दीवाना बनने से खुद को रोक नहीं पाया। इसी दीवानगी की वजह से जब उसने स्कूल से पास होकर कॉलेज की पढ़ाई शुरू की तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का ही चुनाव किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2004 में वो यूएस आर्मी के साथ अपना सफर शुरू करता है, लेकिन यह सफर ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और सिर्फ 4 महीने में उसे आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया। आर्मी की नौकरी छूटने के बाद स्नोडेन ने मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के एक सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली। अभी भी वो अपने खाली समय में कंप्यूटर पर लगा रहता और अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता था। इसी ज्ञान ने उसे 2 सालों के अंदर CIA के डिपार्टमेंट में कंप्यूटर टेक्नीशियन की नौकरी दिलवा दी। स्नोडेन अपने काम में माहिर था, इसीलिए वो तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 2009 में उसने CIA को छोड़कर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का हाथ थामा, जहां वह प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता था। कुछ समय बाद उसे जापान भेजा गया। जापान भेजने के पीछे का मकसद स्नोडेन को एजेंसी का ग्लोबल बैकअप तैयार करने की जिम्मेदारी देना था, ताकि अगर कभी NSA का हेडक्वार्टर तबाह हो जाए तब भी इस बैकअप में सारा डेटा बचा रहे। जापान में अपने काम करने के दौरान ही स्नोडेन को NSA की खुफिया प्रोग्राम्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ। जैसे जैसे स्नोडेन अमेरिका की रहस्यों की गहराई में जाने लगा, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने ठान लिया था कि वह जल्दी अमेरिका के इस गलत काम का पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने करेगा और इसलिए वह अपने काम के दौरान लगातार ही डॉक्यूमेंट और फाइल्स की कॉपी चुराने लगा। 2013 में जब वह NSA के हवाई रीजनल ऑपरेशन सेंटर में काम कर रहा था तो उसने मई के महीने में मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया। लीव सैंक्शन होते ही वह तुरंत हांगकांग जाता है और वहां दुनिया के 2 सबसे बड़े अखबार द गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स को मिलने बुलाता है। हांगकांग में ही उसने इंटरव्यू के दौरान सारे सवालों के जवाब दिए और NSA के सिस्टम से लिए गए सारे दस्तावेज और फाइल्स उन दोनों अखबारों के रिपोर्टर्स को दे दिए। एडवर्ड स्नोडेन ने जो दस्तावेज लीक किए थे उसके अनुसार अमेरिकी सरकार ने वहां की संसद द्वारा पास किए गए पैट्रियट एक्ट के बिजनेस रिकॉर्ड प्रोविजन की मदद से नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA को टेलीकॉम कंपनी से कॉलर की सारी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश में हर दिन पूरे देश में होने वाले जितने भी कॉल थे उनकी सारी जानकारी, जैसे कि कॉल का समय, वह कॉल कहां से कहां तक किया गया है और कितने देर तक उस कॉल पर बात हुई है, यह सब शामिल था। जॉर्ज बुश की सरकार ने 9/11 के बाद 2001 में इस एक्ट को पास करके सबसे पहले यह काम करना शुरू किया था, जिसे फिर बाद में ओबामा सरकार ने भी जारी रखा। स्नोडेन के पास एक 41 स्लाइड का प्रेजेंटेशन था जिसमें एक प्रोग्राम के बारे में बताया गया था। प्रिज्म नाम का ये प्रोग्राम, जिसे NSA चला रही थी, इसके तहत बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियों से उनके यूजर्स के ईमेल कंटेंट, सर्च हिस्ट्री और आतंकवाद या जासूसी के लिए शक के घेरे में आए लोगों की फाइल ट्रांसफर हिस्ट्री जैसे डेटा को लेने का काम होता था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस बात का भी जिक्र था कि NSA यूट्यूब, स्काइप, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां जिनके पास भरपूर मात्रा में डेटा अवेलेबल है, उनके सर्वर तक सीधे पहुंचने की काबिलियत रखता है। प्रिज्म की शुरुआत 2007 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुई थी और 2012 में एप्पल को शामिल करने के लिए इस प्रोग्राम को बड़ा किया गया। बिना किसी सरकारी परमिशन के बस एक छोटे से शक की बुनियाद पर किसी भी इंसान की लाइव लोकेशन, वीडियो चैट, फोटोज जैसे डेटा को इस प्रोग्राम की मदद से आसानी से निकाला जा सकता था। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हर साल करीब $20 मिलियन का खर्च अमेरिका की सरकार उठाती थी। कैलिफोर्निया में हुए एक समिट के दौरान चीनी सरकार ने अमेरिका पर अपने नागरिकों की जासूसी करने का आरोप लगाया था, जिसे बाद में अमेरिका के एलाय माने जाने वाले कुछ यूरोप देश का भी समर्थन मिला। बॉन्डलेस इंफॉर्मेशन नाम के टूल का इस्तेमाल करके अमेरिका दुनिया भर में फैले अपने खुफिया सोर्स से जानकारी जुटाने का काम करता था। गार्डियन में छपे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार अकेले 1 महीने में दुनिया भर के नेटवर्क से करीब 97 बिलियन इंफॉर्मेशन अमेरिका इकट्ठा करता था। इस इकट्ठा किए गए डेटा को सही से समझने के लिए ग्लोबल हीट मैप जैसी टेक्नोलॉजी भी अमेरिका के पास थी, जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि कौन से देश से सबसे ज्यादा डेटा निकाला गया है और साथ ही वह डेटा कब निकाला गया है। जाहिर है इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन देशों पर किया जाता था
जिन्हें अमेरिका अपना दुश्मन या प्रतिद्वंदी मानता था। कुछ दिन बाद लीक हुए एक और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये जानकारी मिली कि कैसे ब्रिटेन की सिक्योरिटी एजेंसी GCHQ ने 2009 में हुए G20 समिट में दूसरे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के फोन कम्युनिकेशन पर रियल टाइम सर्विलेंस का इस्तेमाल किया था। इस निगरानी को करने के पीछे का कारण असल में डिप्लोमेटिक एडवांटेज लेना था। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हो रही इस बैठक में जिन जिन लोगों को टारगेट किया गया था, ब्रिटिश अधिकारी उनकी रियल टाइम कॉल रीडिंग और ईमेल तक पढ़ सकते थे। गार्डियन के अनुसार स्लाइड्स में टर्की के फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पार्टी के 15 अन्य लोगों को निशाना बनाने का खास मेंशन था। स्लाइड्स में यह भी बात लिखी थी कि उस समय की ब्रिटिश सरकार के सारे सीनियर सदस्यों को इस खुफिया जानकारी के बारे में पहले से पता था और यह जानकारी मीटिंग से पहले ब्रिटिश मंत्रियों को दी गई थी। स्नोडेन ने बताया कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ के पास अटलांटिक ओशियन के नीचे से गुजरने वाली 200 फाइबर ऑप्टिकल केबल को टैप करने की पूरी ताकत मौजूद है, जिस रास्ते करीबन हर दिन 21 पेटाबाइट डेटा ट्रांसफर होता है। इस डेटा को GCHQ ने अमेरिका की NSA एजेंसी के साथ भी साझा किया था। जर्मनी की न्यूज मैगजीन डेर स्पीगल ने 29 जून 2013 को खुलासा किया था कि उसने स्नोडेन के पास से मिले 2010 के डॉक्यूमेंट्स का एक हिस्सा देखा है, जिसमें बताया गया था कि NSA ने यूरोपीय यूनियन के अधिकारी और यहाँ तक कि आम नागरिकों की भी टेलीकम्युनिकेशन हैकिंग करके जासूसी की है और ऐसा काफी दिनों से चल रहा है। इस डॉक्यूमेंट में यूरोपीय नागरिकों को लोकेशन टारगेट के नाम से बुलाया जा रहा था और अमेरिका द्वारा सबसे कड़ी निगरानी जर्मनी पर ही रखी गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकेशन टारगेट जर्मनी में मिले थे। मैगजीन के इस खुलासे के बाद जर्मनी देश में आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इसी वजह से अमेरिका और जर्मनी के रिश्ते में खटास आ गई थी। 1 जुलाई को द गार्डियन ने 2007 के एक डॉक्यूमेंट को सबके सामने लाया, जिसमें 38 देश की एम्बेसी और मिशनों का नाम दिया गया था जो अमेरिकन सर्विलांस के टारगेट थे। इसमें वॉशिंगटन में मौजूद यूरोपीय यूनियन की एम्बेसी और न्यूयॉर्क में यूरोपीय यूनियन के मिशन का भी नाम शामिल था। इस जासूसी को करने के पीछे अमेरिका का लक्ष्य इनसाइडर डिप्लोमेटिक इंफॉर्मेशन हासिल करना था। इतना ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट में तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर समेत 35 वर्ल्ड लीडर्स के फोन टैपिंग की भी बात सामने आई थी। स्पेन की मीडिया ने तो बाद में यह भी बताया था कि अमेरिका ने स्पेन में लगभग 60 मिलियन कॉल को 1 महीने के अंदर टैप किया था। जिस तरह से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक प्रोग्राम चलाकर कॉल्स को टैप करने का काम किया था, उसी तरह एक और प्रोग्राम के तहत NSA हर दिन दुनिया भर में भेजे जाने वाले लगभग 200 मिलियन टेक्स्ट मैसेज को भी इकट्ठा कर रही थी। इन मैसेजेस की मदद से मोबाइल यूजर का कॉन्टैक्ट नेटवर्क, लोकेशन इंफॉर्मेशन और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी अमेरिका को मिल जाता था। स्नोडेन के दुनिया के सामने अमेरिका की काली करतूतों के खुलासे को करीब 10 साल बीत चुके हैं और जाहिर है इस 10 साल में टेक्नोलॉजी का विकास जितनी रफ्तार से हुआ है, उसी रफ्तार से अब जासूसी और हैकिंग करने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है। दुनिया के अमीर देशों के पास ऐसे एडवांस सिस्टम मौजूद हैं जो किसी भी इंसान की एक एक गतिविधि को ट्रैक कर सकते हैं और लाजमी सी बात है कि इस रेस में भी अमेरिका सबसे आगे है। 2014 में अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी थी कि अमेरिका की सरकार एक रूम के साइज के बराबर क्वांटम कंप्यूटर पर काम कर रही है, जो बैंकिंग से लेकर मेडिकल रिकॉर्ड तक हर चीज के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंक्रिप्शन को तोड़ने की ताकत रखता है। दोस्तों, अमेरिका का जो इतिहास रहा है उसके कारण हमेशा से ही पूरी दुनिया उसे शक के नजर से देखती है। यहाँ तक कि अमेरिका के दोस्त माने जाने वाले देश भी कभी अमेरिका पर पूरा भरोसा करने की गलती नहीं करते हैं। इन डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद अमेरिका को कई सारे विश्व मंच पर भारी बेइज्जती सहनी पड़ी और उसकी छवि को एक बड़ा झटका भी लगा। लेकिन अमेरिका ने अपनी ताकत के दम पर जो दुनिया में दबदबा बनाए रखा है वह इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल टेलवर्स को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। हम आपके लिए आगे भी ऐसी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे।